हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय और आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 12 के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को। देखो, लास्ट लेक्चर को मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को, जिसमें हम लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो आपके पास में आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं एंड किस तरीके से आप लोग इनका डेरिवेशन कर सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और उनके लिए वर्क डन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सब चीज़ें जो है वो आपको डिटेल में मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 41 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग के लिए वो एकदम सफिशिएंट है अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वैसे जितना भी थर्मोडायनेमिक्स इवन जितने भी लेक्चर बना रखे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है, आप लोग उनको जा करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं पहले आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग जा करके प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये लेक्चर जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप अगर बहुत ही नए हैं, आप लोग का ये फर्स्ट वीडियो है, आप जस्ट ऐसे देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स देख लें ताकि कंटिन्यूटी रहे। और जिन लोगों ने देख लिया है उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स है ना। स्टार्ट करते हैं आज अपना नया लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आइसोथर्मल को थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आइसोथर्मल हम लोगों ने देखा था, आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। एंड हम लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों तरीके से देखा था कि आइसोथर्मल को आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने कंपैरिजन भी देखा था कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में किसका वर्क डन ज़्यादा होता है, या किस तरीके से हम लोगों ने वर्क डन को कंपेयर करा था। ठीक है, पीवी कर्व भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग होता है उनके बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक वॉल्स हम लोगों ने बाउंड्रीज में पढ़ी थी। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो हम लोग पहला पॉइंट ये लिखेंगे, देयर इज नो exchange of heat between system and surrounding। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में क्या नहीं होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो एक तो चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी, अगर मैं बता रहा हूँ कि देखो हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सो देखो Q इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा ना। तो सिस्टम क्या नहीं कर रहा है, सराउंडिंग को कोई भी हीट नहीं दे रहा, हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो देखो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे आपको फ्लोट याद होना चाहिए। क्या होता है फ्लोट, देखो फ्लोट होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है फ्लोट। तो अकॉर्डिंग टू फ्लोट की बात करें तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज Q प्लस W। डेल्टा U क्या होता है, Q प्लस W। बताओ Q अगर 0 हो चुका है ना, अगर Q 0 हो चुका है तो बताओ डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, हाँ W के इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आइसोथर्मल के लिए हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डेल्टा U जो होता है वो किसके इक्वल होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अगर हम आइसोथर्मल के लिए देखें तो वहाँ डेल्टा U जो था वो उसका रिलेशन किसके साथ में था, यहाँ डेल्टा U का रिलेशन किसके साथ में, डेल्टा U इज इक्वल टू आपके पास में आता है W, यानी वर्क डन के इक्वल आएगा। अब आपको पता है कि वर्क डन 2 टाइप का हो सकता है, एक तो वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, एक वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम एक्सपेंशन की कंडीशन की बात करें और अगर हम बात करें कंप्रेशन की कंडीशन की, ठीक, तो आपके पास में पहले एक हम लोग देख लेते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, NCV डेल्टा T होता है। क्या इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं तो NCV, फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, T2 माइनस T1 लिख सकते हो। और ध्यान रखना CV इज इक्वल टू क्या होता है, CV इज इक्वल टू होता है R अपॉन गामा माइनस 1। क्या होता है, R अपॉन गामा माइनस 1। सो अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करता हूँ, सो डेल्टा U की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, NR डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, गामा माइनस 1। मैं इसको थोड़ा सा सही बना देता हूँ, गामा को गामा माइनस 1, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास में T2 माइनस T1। एंड अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT2 माइनस NRT1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से डेल्टा U की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और उसको किससे के साथ में रिलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं W के साथ। ठीक है, एक तो हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं कि W इज इक्वल टू, देखो
आप लोग क्या लिख सकते हो, हाँ चलो ये लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT2 माइनस nRT1 डिवाइड बाय क्या करोगे, गामा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में, ये डेल्टा U हो गया, तो डेल्टा U इज इक्वल टू W होता है। अब देखो ध्यान से आप लोग अगर इसको देख सके तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हमारे पास में अगर मैं आइडियल गैस लगा दूँ ना, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। सो देखो ध्यान से देखो, अगर मैंने लिखा है PV इज इक्वल टू nRT, तो बताओ nRT1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1V1, एंड अगर हम लिखें nRT2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2V2 हो जाएगा। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, यस और नो? मैं ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो देखो W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P1V1 सॉरी P2V2 माइनस क्या बन जाएगा, P1V1 डिवाइड बाय आपके पास में क्या आ जाएगा, गामा माइनस 1। सो इस तरीके से आप लोग क्या है जो वैल्यू है W की वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये ध्यान रखना फॉर आइडियल गैस आप लोगों ने लगाया है, और इस तरीके से आप लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए W की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। प्रेशर के टर्म्स में आप गामा कैसे निकाल सकते हो, गामा निकालने के लिए मैंने आपको CPCV कैलकुलेशन बताया था, वहाँ पे आप लोग मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक सबके लिए निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है। अब देखो ध्यान से एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि जो W होता है ये हम लोग दो चीज़ों के लिए फाइंड आउट करते हैं। एक तो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन, गैस एक्सपैंड कर रही है, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं गैस का क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अब देखो अगर हम दोनों चीज़ों में बात करें, बताओ गैस अगर एक्सपैंड हो रही है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है या वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है? ऑब्वियस सी बात है वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। देन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे वर्क इज डन व्हाट, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ठीक है। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं प्रीवियस तो आपको सब कनेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज आप लोग जाके जरूर देख लें उसको। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो बताओ W की वैल्यू क्या आने वाली है, W की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। एंड अगर मैं इसमें लिखूं फॉर कंप्रेशन की बात करें, सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। बहुत ही बढ़िया सी चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। क्या मिल रही है कि अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो गैस एक्सपैंड हो रही है, तो गैस एक्सपैंड होने का मीनिंग क्या है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। एंड अगर गैस कंप्रेस हो रही है, आप बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। एक चीज़, अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन हम लोग W की वैल्यू क्या लिख देंगे, W की वैल्यू पॉजिटिव लिख देंगे। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अगर W की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा U की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। ये तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, कहाँ गया यार, W इज इक्वल टू डेल्टा U, तो डेल्टा U की वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और बताओ डेल्टा U की वैल्यू नेगेटिव लाने के लिए किसको ज़्यादा होना चाहिए, T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी T1 से, ठीक है। यानी देखो यहाँ से अगर आप देखो ये वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी, तो डेल्टा U कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर मैं बात करूँ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन W इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर W पॉजिटिव है तो बताएं डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। अगर डेल्टा U पॉजिटिव है तो आप बताएं कि T2 और T1 में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, T2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी अब की बार T1 के रेस्पेक्टिव। तो इस तरीके से आप लोग डेल्टा U की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क डन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास में फाइनल फार्मूला है, एंड इस तरीके से आप लोग इन फार्मूलेज को डिराइव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। देखो डेरिवेशन जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बस आपको कॉन्सेप्ट और रिलेटिविटी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको रिलेट करना है, फिर आप जितना मर्जी आए आप लोग डेरिवेशन अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ चुका है, आप लोग इसको नोट करें। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ डेरिवेशन के बारे में, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट आती है उसके अंदर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो फटाफट से आप इसको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एक नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में। देखो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट को हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। जो मतलब हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा इक्वेशन स्टेट फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ, हम लोग जो है वो क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट
ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, देखो आप लोग इसको समझना ध्यान से कि क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ समझनी है आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक आप लोग ध्यान रखना कि जो पीवी गामा होता है, पीवी गामा ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट तब होता है जब आपके पास में रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो हम लोग लिखेंगे ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर पीवी गामा इक्वल है सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, P1 V1 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 गामा। ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना, कोई चेंज ही नहीं आएगा। भाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई चेंज नहीं निकाल सकते, यानी अगर आपके पास में P1 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, P2 के इक्वल हो जाएगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो P1 और P2 दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ अलग आएगी और आप कुछ वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 गामा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे वापस से लगा रहे हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, या फिर हम सीधा लिख देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या लिख देते हैं, PV इज इक्वल टू nRT हम लोग लिख देते हैं। अब देखो इसमें दो तरीके से हम लोग इनको डिफाइन करेंगे। पहला हम लोग क्या करते हैं, V को इस साइड लेके आते हैं तो P इज इक्वल टू आपके पास में बन जाए nRT अपॉन में V। एक तो हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं और एक जो है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सपोज दो हम लोग तरीके ले लेते हैं। एक हम लोग लगाते हैं PV इज इक्वल टू वापस से nRT एंड अब की बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं P को हम लोग इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, सो हमारे पास में V जो आएगा वो क्या आ जाएगा, nRT अपॉन में P। कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या चीज़ मिलेगी, हम P की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, T अपॉन में V जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, देखो मैं आपको वापस से बताता हूँ। आपके पास में N और R तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, मोल्स चेंज नहीं हो रहे, और R आपके पास में कांस्टेंट है ही। तो आप P की जगह क्या लिख रहे हो, T अपॉन में V लिख रहे हो। तो देखो आपके पास में क्या आ जाएगा, T अपॉन में V, फिर आ जाएगा आपके पास में V गामा, ये 1 लिख देना, ये भी 1 हो जाएगा आपके पास में, इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में P2, फिर आप V की जगह क्या लिखोगे, ये आ गया T1, तो ये आ जाएगा T2 अपॉन में V2 और फिर आ जाएगा आपके पास में V2। इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसी के अंदर अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट है तो एक बार के लिए आप लोग इसको हटा सकते हो, सीधा डायरेक्टली लिख दो कांस्टेंट। अब देखो इसको आप लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो बोलना आप लोग, T1 डॉट ये आ जाएगा V1 की पावर आप लोग लिख सकते हो, या V1 गामा, V1 की पावर गामा आप लोग लिख सकते हो, एंड आप लोग लिख सकते हो डॉट V1 की पावर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, डेरिवेशन कर सकते हो। एक अगर आप इसमें देखो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हैं T1 डॉट V1 1 माइनस गामा, या सॉरी गामा -1 लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, गामा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से एक और चीज़ लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, देखो T1 ये इस तरीके से, ठीक है, तो T1 V1 आपके पास में आ जाएगा गामा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 V2, फिर आपके पास में आ जाएगा गामा -1, है ना, लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है तो बस ये फॉर्मूला बनेगा। आप इसमें इस तरीके से भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या आएगा, आपको V की जगह क्या लिखना है, T अपॉन में P लिखना है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो P तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, V की जगह आपकी बार आप लोग क्या लिख रहे हो, T अपॉन में P लिख रहे हो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास में कांस्टेंट हो जाएगा। सो आप लोग क्या लिखोगे, P डॉट T डॉट, सॉरी हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, और क्या मिस्टेक कर रहे हैं, हम लोग मिस्टेक ये कर रहे हैं कि V के ऊपर गामा है तो हम लोग इसके पावर में भी गामा लगा देंगे इस तरीके से, तो आपके पास में T की पावर गामा हो जाएगा एंड P की पावर क्या आ जाएगा, आपके पास में माइनस का गामा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको कांस्टेंट लिख सकते हो, एंड अगर आप इसको देखें तो इसको थोड़ा सा लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आएगा T की पावर गामा डॉट, यहाँ पे आ जाएगा P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन है, यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर का रिलेशन है। इस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं T1 गामा लिखूँ डॉट यहाँ पे P1 1 माइनस गामा लिखूँ इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, T2 गामा डॉट हम लोग लिख सकते हैं P2 1 माइनस गामा। इस तरीके से हम लोग ये दो फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो इतने ज़्यादा ये जहाँ मतलब काम नहीं आते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट आप लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। ये इक्वेशन स्टेट होती है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो आपके पास में क्या होता है, पीवी गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। नॉर्मली हम लोग पीवी इक्वल टू क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। सारी बात समझे। तो आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे पास में इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसके अंदर हम लोग वर्क डन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर किस तरीके से किसका वर्क डन सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। तो देखो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हेडिंग लगा लेते हैं इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको एक चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि W इरिवर्सिबल क्या आता है। तो देखो W इरिवर्सिबल का फॉर्मूला आता है माइनस का P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V। यही होता है क्योंकि वर्क डन हम लोग PV से निकालते हैं। सो अगर आप इसके अंदर देखें तो वर्क डन अगर हम देखें देखो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, W होता है। और ये कहाँ से आया, क्योंकि Q इज इक्वल टू 0 हो चुका है। तो अगर हम फ्लॉट लगाते हैं तो डेल्टा U ये हम लोगों ने देख लिया अभी, है ना। तो देखो अगर मैं इसमें एक चीज़ लिखूँ तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस का व्हाट P एक्सटर्नल, फिर आप लोग लिख सकते हो V2 माइनस V1। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन आपको सबको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, विच इज़ PV इज इक्वल टू व्हाट nRT, है ना। इसमें हम लोग अभी अभी देख चुके हैं इसको। अब आप क्या करो, देखो V की जो P की जगह आप लोग हैं, है ना, P की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, nRT लिख सकते हो, ठीक है। डिवाइड बाई आप लोग क्या लेके आ सकते हो, V लेके आ सकते हो। या फिर एक काम कर सकते हो, आप क्या करो, देखो V की जगह हम लोग लिख लेते हैं nRT अपॉन में P। ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बना के देखते हैं। देखो W इरिवर्सिबल आपके पास में आएगा माइनस का P एक्सटर्नल। सो हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, nRT अपॉन में P होता है। तो हम लिख देंगे nRT2 अपॉन में P2 माइनस nRT2 अपॉन में P1। सॉरी यहाँ पे T1 आएगा। क्या लिखा जा सकता है, देखो nR तो कांस्टेंट है, आप लोग इसको बाहर लेके आ सकते हो। तो W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का P एक्सटर्नल डॉट nR, फिर यहाँ आ जाएगा T2 अपॉन में P2 माइनस में आ जाएगा आपके पास में T1 अपॉन में P1। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एंड इसी फॉर्मूले को आप रिलेट करो डेल्टा U के साथ। सो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, NCV डेल्टा T होता है। बस इसी के साथ में रिलेट करना है। तो देखो माइनस का P एक्सटर्नल डॉट nR, फिर आ जाएगा आपके पास में T2 अपॉन में P2 माइनस में आएगा T1 अपॉन में P1, फिर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में NCV T2 माइनस T1। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ से जो T2 है ना, आप लोग क्या कर सकते हो, वी कैन कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर। तो हम लोग लिख सकते हैं वी कैन कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर फ्रॉम हियर। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे फाइंड आउट करा जा सकता है। ये फॉर्मूला है, उसको इंटरनल एनर्जी से कैसे रिलेट करते हो वो भी आप लोग बता सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या था, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफ़र या एक्सचेंज नहीं होता है। इसका मतलब Q0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, यानी जो उस सिस्टम ने वर्क डन किया होगा वही उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। हमारी बात समझो, या सिस्टम के ऊपर जो वर्क डन किया होगा वो भी वही होगा। अगर वर्क डन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, वो हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अब हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं कि किस में
वर्क डन ज़्यादा होता है, किस तरीके से हम लोग वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ को प्रिडिक्ट करके। ओके, सो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं ग्राफ के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है और जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग जो हमारे पास में वर्क डन आता है उनको हम लोग किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, हमारे पास में है नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, उनकी स्लोप हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल सा हम कंपैरिजन करेंगे, है ना, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और आपको यही जो रिलेशन है वो याद रखना है। क्या रिलेशन आएगा वो हम लोग देखते हैं। देखो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। मैं एक बार के लिए ग्राफ बना देता हूँ आप लोग के। ये जो कर्व है हम लोग किसके बीच में बना रहे हैं, P और V के बीच में बना रहे हैं, तभी हम लोग वर्क डन निकाल पाएंगे। यहाँ पे PV जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, फॉर एडियाबेटिक फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे PV गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। हरी बात समझ में? ध्यान रखना, ये आइसोथर्मल का है और ये एडियाबेटिक का है। ग्राफ दोनों का सेम आता है, सिमिलर आता है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अगर हम बात करें स्लोप ऑफ, है ना, स्लोप अगर हम बात करें एडियाबेटिक की, इसका रिलेशन अगर हम बात करें स्लोप ऑफ व्हाट आइसोथर्मल की, ठीक है, इसके लिए मैं आइसो यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, अभी इसमें कुछ मिसिंग है, वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो PV इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे PV गामा जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो देखो आपके पास में PV इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। देन आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, P डॉट DP इज इक्वल प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में, V डॉट DV इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा कांस्टेंट। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, DP अपॉन में DV इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा माइनस का P अपॉन V। तो ये आपके पास में स्लोप हो जाएगी। स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप आप सभी को पता है, tan थीटा स्लोप होती है। एंड अगर आप tan थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो होता है वो tan थीटा होता है। सो ये आपका DP जो है वो परपेंडिकुलर है, एंड जो आपका V जो है, मतलब आप इसको बोल सकते हैं 20 है। सो आपके पास में DP अपॉन में DV की वैल्यू आ जाएगी माइनस का PV। आप देखो इसमें, अब इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो आपके पास में बस एक ही टर्म जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होगा। वो क्या ऐड होगा, अगर आप इसमें लिखेंगे तो यहाँ आएगा गामा इंटू माइनस का P अपॉन में V। तो आप देखो थोड़ा सा रिलेशन अब आप रिलेट करके देख सकते हो कि जो आइसोथर्मल आएगा या जो एडियाबेटिक होगा, इट इज़ मल्टीपल ऑफ गामा। तो आप लोग बस आपको क्या करना है, इसको गामा से मल्टीप्लाई करना है। ये रिलेशन आएगा किसके बीच का, स्लोप। देखो इसकी स्लोप तो आपके पास में क्या होगी, इसकी स्लोप आएगी माइनस का P अपॉन में V, एंड इसकी स्लोप आपके पास में क्या आएगी, गामा इंटू माइनस का P अपॉन में V। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये कंपैरिजन कर सकते हो बिटवीन एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के बीच में कि स्लोप जो है वो किसके अंदर किस तरीके से आएगी। बस अगर आपको ध्यान रखना, किसी भी गैस के लिए आपको आइसोथर्मल की स्लोप दे रखी है और आपको एडियाबेटिक की पूछी है, तो स्लोप के लिए आप लोग गामा की वैल्यू फाइंड आउट करो, और उसी गामा की वैल्यू को आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एडियाबेटिक की प्रोसेस जो स्लोप है वो मिल जाएगी। तो आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम लोग एक छोटा सा कंपेरिजन और करने वाले हैं। उस कंपेरिजन में हम लोग देखेंगे, देखो एक एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखे हैं, है ना, और उसमें हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि किसका ग्राफ कौन सा है, आइसोथर्मल का कौन सा है, और जो हम लोग बोल सकते हैं आइसोथर्मल का कौन सा है, और एडियाबेटिक का कौन सा है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग पहले इसको कॉपी कर लें, फिर हम लोग मूव करते हैं उसके ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बारे में कि अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो किस तरीके से आएगा, एंड कंप्रेशन करेंगे तो किस तरीके से आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं एक्सपेंशन। एंड इधर हम लोग लिख रहे हैं कंप्रेशन। अगर हम गैस को एक्सपेंड करते हैं और गैस को कंप्रेस करते हैं तो किसका वर्क डन ज़्यादा आएगा, किसका वर्क डन कम। तो मैं इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। ये इस तरीके से हमारा ग्राफ आ गया, और ये जो कर्व होगा वो पीवी कर्व होगा। और इसको ध्यान से देखना, मैं जो हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसा कर्व है। ये ग्राफ आपको, ये जो कर्व है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आप एनसीईआरटी से भी इसको देख सकते हैं।
और इसको रीड कैसे करना है वो आप लोग इसमें देख लेना, कैसे इसको बनाया गया है वो भी आप लोग देखना, है ना। तो ग्राफ दिखने में देखो ये इसका जस्ट अपोजिट ग्राफ है, उल्टा ग्राफ अपन बोल सकते हैं, उल्टा कर्व। पीवी कर्व है तो आपको सिंपल सी बात है वर्क डन ही देगा। सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसमें से कौन सा वाला ग्राफ जो है वो कौन सा वाला ग्राफ जो है वो आइसोथर्मल का है और कौन सा वाला ग्राफ जो है वो एडियाबेटिक का है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है। अगर आप लोग यही डिफाइन करना सीख जाते हैं कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का कौन सा है तो बहुत ईजी हो जाएगा। इसके लिए आप लोग क्या करना है, आपको राइट हैंड थंब रूल लेना है अपना और इस तरीके से इसको घुमाना है क्लॉकवाइज। देखो अगर आप इस तरीके से जाते हो, है ना, क्लॉकवाइज, तो आपके पास में ये तो हो जाएगा आइसोथर्मल का ग्राफ और ये आ जाएगा आपके पास में एडियाबेटिक का ग्राफ। बस सिंपल सा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मूव करना है। यहाँ पे देखो ऐसे घूमोगे आप लोग, क्लॉकवाइज ही घूमना है, घूमो क्लॉकवाइज आप इस तरीके से, तो ये आपका क्या हो जाएगा आइसोथर्मल और ये क्या हो जाएगा एडियाबेटिक। यानी कि अगर हम अब जहाँ पर दो ग्राफ क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों का पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट पर हम लोग अपना क्या करेंगे, अपना राइट थंब रखेंगे, राइट थंब रख के राइट हैंड थंब जो है वो प्लेस करके फिर हम लोग उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और जो पहले आएगा वो आइसोथर्मल का होगा, जो बाद वाला है वो एडियाबेटिक है। सिंपल सा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं पूछूं कि वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल एंड वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा, तो आप सिंपल सा देख के बता सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप बात करो कि एरिया अंडर द कर्व, अगर हम देखें यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व जो आएगा आइसोथर्मल का ज़्यादा आएगा तो वो हमें वर्क डन ज़्यादा देगा। एंड अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एडियाबेटिक का आएगा वो क्या आएगा, डब्ल्यू एडियाबेटिक, यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा आएगा एज कंपेरेटिव डब्ल्यू आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व फॉर एक्सपेंशन एडियाबेटिक में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और फॉर अगर हम बात करें आइसोथर्मल इन एक्सपेंशन ये क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको ये कर्व इजीली समझ में आ जाते हैं और अगर आप कर्व में ये डिफाइन कर पाते हैं कि आइसोथर्मल का कौन सा और एडियाबेटिक का कौन सा है, तो आपके लिए वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि आपको पहला जो हर्डल होता है वो यही होता है कि आप लोग किस तरीके से ये डिफाइन करेंगे कि कौन सा कर्व एडियाबेटिक का है, कौन सा कर्व जो है वो आइसोथर्मल का है। इसमें बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें रटवाई जाती हैं, तो आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग सिंपल सा ट्रिक मेथड यूज़ करें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने राइट हैंड थंब को रख करके उसको रोटेट करें। अगर जो पहले आता है वो आइसोथर्मल, जो बाद में आता है वो एडियाबेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास में 2 टॉपिक और बचे हैं जिसमें हम लोग फ्री एक्सपेंशन पढ़ेंगे और साइक्लिक प्रोसेस को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जो लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनिटी को, कि स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनिटी क्या होती है और इससे किस तरीके से हम लोग प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ सकें और अपना जो आप उसमें उन लोगों ने फेयर बना रखा है कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही बकवास सा चैप्टर होता है या फिर बहुत ही क्या है कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, उसको इजीली हम लोग नहीं समझ सकते, तो वो इस चैनल के थ्रू क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। रही बात न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, तो मैंने आपको एक वीडियो दिया है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का जिसमें हम लोगों ने कुछ एक न्यूमेरिकल करे। मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को एक और जो है न्यूमेरिकल वीडियो मिले जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एंड मैं ये भी ट्राई करूँगा कि जो एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करें और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसकी अप्रोच हम लोग कैसे लगा सकते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।